हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए, ए मंजिल के मुसाफिर, हौसले की तरकस में मंजिल का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ तुम जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने का उम्मीद जिद्दा रख। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 24 जुलाई, ऑप्शन बी है 26 जुलाई, ऑप्शन सी है 23 जुलाई, ऑप्शन डी है 22 जुलाई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जो कारगिल युद्ध है वो 1999 के दौरान शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कारगिल पर विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल जो युद्ध है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके? भारत और इंडिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 60 दिनों के बाद 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त हुआ। 60 दिनों के बाद 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त हुआ था। कारगिल युद्ध में जो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय भी चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय भी चलाया गया था जब कारगिल युद्ध के दौरान। ठीक है, चलिए, इस युद्ध के दौरान भारत ने अपने सभी क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया था। भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे। भारत के टोटल 527 सैनिक शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। जुलाई मंथ में जो इम्पॉर्टेंट डे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है और चिकित्सक दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस, चिकित्सक दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस और जीएसटी दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को, विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को और संयुक्त राज्य अमेरिका को जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मैंने एक जगह पूरे जुलाई मंथ्स का मैंने लिख दिया है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख में कहाँ पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है? लद्दाख में कहाँ पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है? ऑप्शन ए है कारगिल, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है जास्कर, ऑप्शन डी है नुब्रा। तो कहाँ पर पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारगिल में। कहाँ पर? कारगिल में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। लद्दाख की कारगिल में पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना और क्षेत्र के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना और क्षेत्र के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं लद्दाख के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट है। लद्दाख हमारा ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरीज है और इसकी स्थापना जो हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? बी डी मिश्रा। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? बी डी मिश्रा हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं। तो थोड़ा लद्दाख के बारे में फेस्टिवल वगैरह भी देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम, कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट हुई हैं। तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में ही मनाया जाता है। अभी हाल ही में हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया है और भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम भी शुरू किया है। कौन से? जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में, भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लद्दाख में कर्नल गीता राणा सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला है। सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो कर्नल गीता है। कौन है? कर्नल गीता राणा है। यायात्सो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और लोसर महोत्सव जो है वो लद्दाख में ही मनाया जाता है। लोसर महोत्सव कहाँ पर? लोसर जो है
वो लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। और लोसांग जो है वो सिक्किम में, लोसांग सिक्किम में, ठीक है। लद्दाख की खुबानी को जीआई टैग भी मिला है। लद्दाख की खुबानी, कौन सा? लद्दाख की खुबानी को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है, ठीक है। लोसर कहाँ पर? लद्दाख में मनाया जाता है और लोसांग सिक्किम में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मार्स कॉप का नया वेरिएंट किस देश में मिला है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है यूएई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यूएई। यूएई में कोरोना का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, ठीक है। कोरोना वायरस मार्स कॉप का नया वेरिएंट यूएई देश में मिला है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। यूएई की जो राजधानी है वो कहाँ है? यूएई की राजधानी अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी है। तो यूएई की राजधानी अबू धाबी में मार्स कॉप कोरोना वायरस का एक नया मामला दर्ज किया गया है। मार्स कॉप क्या है? अब इसके बारे में देख लेते हैं कि मार्स कॉप जो वो कोरोना वायरस का एक नया वायरस आया है, ये क्या है? तो ये मार्स कॉप जो है वो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस है, ठीक है। ये क्या है? तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस है और यह एक जूनोटिक वायरस है। कैसा वायरस है? तो यह एक जूनोटिक वायरस है। यह एक वायरल सांस संबंधी बीमारी है जो मार्स कोरोना वायरस के कारण होती है। यह आमतौर पर ऊँटों और अन्य जानवरों में पाया जाता है। कहाँ, किस में पाया जाता है? तो ऊँट और अन्य जानवरों में मार्स को वेरिएंट पाया जाता है, ठीक है। ये वायरस है जो कि जूनोटिक वायरस है और ये सांस संबंधी बीमारी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोविड-19 के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये वेरिएंट आया है, हाल ही में है, अभी जल्दी में आया है। तो हो सकता है कि हमारे एग्जाम्स में कोविड-19 से भी एक दो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमें रिवाइज करने में क्या जाता है। कारण क्या है? SARS-CoV-2 है, ठीक है। कोरोना वायरस की जो शुरुआत है दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित की गई थी 11 मार्च 2020 को। WHO के द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन सा अंग था? तो कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला जो मनुष्य का अंग है वो है फेफड़ा। क्या है? लंग्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूएई के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। और यहाँ के जो यूएई के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूब। कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूब प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। मुद्रा यहाँ की क्या है? यूएई दिरहम है। तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो कौन सी है? यूएई दिरहम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नामीबिया, ऑप्शन डी है यूएई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामीबिया ने। आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? नामीबिया ने, ठीक है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 25 जुलाई को विकास पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। कौन से पुरस्कार की? विकास पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। ये जो पुरस्कार है उभरते देशों में क्रिकेट के खेल को विकसित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई है। इसका मुख्यालय है दुबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, यूएई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। सीईओ कौन है? जॉब एलार्डिस हैं। यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। क्या है? यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ नामीबिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। अब नामीबिया यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो नामीबिया कहाँ स्थित है? तो नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से चीते को लाए हैं। कहाँ पर? और वो चीता को कहाँ पर छोड़ा गया है? कुनु राष्ट्रीय उद्यान में। वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। क्या है? विंडहोक है नामीबिया की राजधानी। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं हेज गिंगोब। कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति गिंगोब हैं और राजधानी विंडहोक है। मुद्रा नामीबियाई डॉलर है।
नामीबिया की जो मुद्रा है वो कौन सी है? नामीबियाई डॉलर है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा? किस राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजस्थान है। ठीक है, किस राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा? राजस्थान में किया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। राजस्थान में CISF की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन होगी जिनका मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में होगा। कहाँ कहाँ? भिवाड़ी में होगा, चित्तौड़गढ़ में होगा, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में इसका मुख्यालय होगा। ठीक है, 3 जगह, 3 बटालियन में। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीनों बटालियन के लिए कुल 3072 नई भर्तियों के प्रस्ताव को स्वीकृति भी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीनों बटालियन के लिए कुल 3072 नई भर्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका गठन 10 मार्च 1969 को हुआ है। महानिदेशक कौन है? सीलवर्धन सिंह है और इसका मुख्य कारण है औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे इसके बारे में कि राजस्थान क्या राजधानी क्या है, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विधानसभा, राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग डेली, और आज हम रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, आज हम रिवीजन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास का, जो हमारा कल की क्लास थी, तो हम डेली अब सारे क्वेश्चन करने के बाद हम रिवीजन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य कौन है? ऑप्शन ए है PT ऊषा, ऑप्शन बी है डॉक्टर फौजिया खान, ऑप्शन सी है सुलता देव, ऑप्शन डी है फांगनोन कोन्या। तो राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की जो पहली महिला सदस्य है कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फांगनोन कोन्या। ठीक, आगे देखते हैं। राज्यसभा में नागालैंड की पहली महिला सदस्य फांगनोन कोन्याक ने सदन की अध्यक्षता की है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 4 महिला सदस्यों, कुल का 50% को उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है। ठीक, आगे देखते हैं। सभी नामांकित महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी हैं। जो सभी नामांकित जो महिला सदस्य हैं वो पहली बार सांसद बनी हैं। पुनर्गठित पैनल में अब कुल 8 सदस्य शामिल हैं। कितने? 8 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से आधी महिलाएं हैं जो उच्च सदन के इतिहास में मिली हैं। तो अगर 8 हैं तो 8 में 4 महिला हो गई, 4 पुरुष हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा को संसद के उच्च सदन का दर्जा दिया गया है। जो राज्यसभा है इसको संसद का उच्च सदन का दर्जा दिया गया है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 250 है और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 है और शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये राज्यसभा के बारे में डिटेल में है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन होने के कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त भी होते हैं। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी जो सहमति है वो कितने दिन रोक सकती है? 40 दिन रोक सकती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने राज्यसभा का बता दिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में लोकसभा का बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साओ टोम और प्रिंसिपे में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है नीता भूषण, ऑप्शन बी है M सुब्बारायणु, ऑप्शन सी है दीपक मिगलानी, ऑप्शन डी है M श्रीधरन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दीपक मिगलानी। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। दीपक मिगलानी को 25 जुलाई 2023 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टोक साओ टोम और प्रिंसिपे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मिगलानी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत है। कौन है विदेश मंत्रालय में निदेशक के पद पर कौन नियुक्त है? तो दीपक मिगलानी है। चलिए आगे देखते हैं। साओ टोमे और प्रिंसिपे ये किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। राजधानी साओ टोमे है, राष्ट्रपति कार्लोस विलानोवा है और प्रधानमंत्री पैट्रिस टोवोरा है। मुद्रा वहाँ की डोबरा है। कौन सी मुद्रा है? डोबरा।
कोबरा मत समझना, डोबरा है, ठीक है, नहीं तो कुछ लोग कोबरा समझे, डोबरा है, यहाँ पर देख लीजिए डोबरा। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख राजदूत के बारे में बात करेंगे। जापान के राजदूत कौन है? CB जॉर्ज हैं। न्यूजीलैंड के नीता भूषण हैं। और कनाडा के संजय कुमार वर्मा, कोरिया के अमित कुमार हैं। जापान के CB जॉर्ज, न्यूजीलैंड के नीता भूषण, कनाडा के संजय कुमार वर्मा हैं और कोरिया के अमित कुमार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर बैंक किस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा? स्वर बैंक किस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है रायपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका राइट आंसर हमने बताया था ना, ऑप्शन बी बेंगलुरु है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वर बैंक रूस का सबसे बड़ा ऋणदाता है। जो स्वर बैंक है वो रूस का सबसे बड़ा ऋणदाता है और भारत में इसकी शाखा को बेंगलुरु में एक IT इकाई स्थापित करने के लिए RBI की अनुमति मिल गई है। स्वर बैंक की 2010 से नई दिल्ली में पहले से ही एक शाखा है। क्या है? 2010 से नई दिल्ली में पहले से ही एक शाखा है। चलिए आगे देखते हैं। इससे स्वर बैंक का इन हाउस डेटा प्रोसेसिंग सेंटर होगा या भारतीय शाखा की तकनीकी ज़रूरतों को भी संभालेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वर बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह एक रूसी बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। क्या है? वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मास्को में है। अर्थव्यवस्था से संबंधित देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला में GST भवन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? अगरतला में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछेगी तो ये क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला में GST भवन का उद्घाटन किया है। ठीक, आगे देखते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI रिपोर्ट 2022 में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। किसमें? EPI में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स में तमिलनाडु पहले स्थान पर 2022 में। भारत का FY23 के राजकोषीय घाटा GDP के 6.5% रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी है गुजरात सरकार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र सरकार। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार ने। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अगस्त में देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी एकत्र की जाएगी और इन मिट्टी का उपयोग कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अपने जीवन का बलिदान देने वाले बहादुर व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में मिट्टी दिल्ली लाई जाएगी। देश के जो विभिन्न हिस्से हैं वहाँ से दिल्ली के लिए मिट्टी लाई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सयाज रूल एजाज इदरस किस देश के क्रिकेटर हैं जो T20 मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चाइना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मलेशिया के तेज गेंदबाज सयाज रूल एजाज इदरस पुरुष T20 खेल में 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 7 विकेट लेने वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। इदरस ने चीन के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने केवल 8 रन देकर 7 विकेट हासिल किए हैं। 8 रन दिए हैं और 7 विकेट को हासिल कर रखा है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसी पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। करंट अफेयर का रिवीजन क्लास अब देख लेते हैं। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में अस्मिता डे ने कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वाटर ATM लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कितने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22। चलिए आगे देखते हैं। ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस में। चलिए आगे देखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में बदला जाएगा। यह किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा में। ठीक है आगे देखते हैं। मचेल माता यात्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डोकसुरी नाम का तूफान किस देश की ओर बढ़ रहा है? डोकसुरी नाम का जो तूफान है किस देश की ओर बढ़ रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिलीपींस की ओर बढ़ रहा है। ठीक है तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस भी समाप्त होते हैं। मैंने आज की करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास भी करवा दी और रिवीजन क्लास भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके आप हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।